हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता हाईलाइट न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला जी। और अब क्या जम्मू कश्मीर से 370 वापस होगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू करने वाले हैं? इन सभी टॉपिक पर हम एक एक करके खंड बाई खंड बात करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर टोटल सभी चीजों की बात करेंगे एक एक करके। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसपे आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। चर्चा में है, सबसे छोटी सी खबर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को शपथ ग्रहण करवा दी गई है। तो उमर अब्दुल्ला की जो शपथ ग्रहण करवाई गई है, आप इनकी फोटो देख पा रहे होगे, है ना। इनको आप पहले से भी परिचित हो, इनसे जब 370 लगा हुआ था तब से भी आप परिचित हो। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन चुनाव में बहुमत मिला हुआ है। वेरी इंपोर्टेंट वर्ड है ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस गठबंधन को चुनाव में बहुमत मिला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री के रूप में सुरेंद्र सिंह चौधरी एवं अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई हुई है। वहां पर इंपोर्टेंट क्या था कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, लेकिन उपराज्यपाल वहां पर जो गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है, और इनके द्वारा मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, यहाँ पर दो मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री और एक कौन है, डिप्टी सीएम है। तो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उमर अब्दुल्ला हैं, और जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं वो सुंदर सिंह चौधरी जी हैं, और बाकी के जो अन्य मंत्रीगण हैं उनको भी शपथ दिलाई है। कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहने का निर्णय लिया हुआ है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन तो है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहने का निर्णय लिया हुआ है। आप देख सकते हो, है ना। कांग्रेस में कौन है ये, आप लोग जानते ही हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा की संरचना क्या है? अगर मान लो यहाँ पर अगर सीएम जी के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन संरचना क्या है, यहाँ पे सीटें कितनी हैं, यहाँ पर पीओके की सीटें कितनी हैं, एससी एसटी की सीटें कितनी, ये सारी सीटों जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम जम्मू कश्मीर की अगर हम विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 114 सीटें हैं। कितनी है? 114, 114 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए है। ध्यान रखिएगा, 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं यहाँ पर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों पर यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें। पाक अधिकृत जो पीओके है वहां पर विस्थापित नागरिकों के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है। ध्यान रखिएगा, पीओके के लिए अगर देखा जाए तो 24 सीटें हैं, लेकिन जो विस्थापित नागरिक होते हैं उनके लिए 1 सीट रखी गई है। जो कश्मीर में प्रवासी समुदाय के लिए 2 सीटों का यहाँ पर आरक्षित रखा गया है, जिसमें से 1 महिला सदस्य होगी, ये अनिवार्य है। कश्मीरी प्रवासी समुदाय और पीओके से जो विस्थापित नागरिक हैं उनके सदस्यों को विधानसभा में उपराज्यपाल नामांकित करेंगे। नामांकित मतलब एक तरीके से कह सकते हो मनोनीत करेंगे, जिस तरीके से लोकसभा में करते हैं उसी तरीके से। अब नहीं करते हैं, पहले करते थे, 2 आंग्ल, है ना। तो यहाँ पर भी जो उपराज्यपाल हैं वो जो विस्थापित नागरिक हैं उन सदस्यों को विधानसभा में उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे, लेकिन इनके लिए आरक्षित सीटें नहीं है। तो ये जो आरक्षित सीटों का जो क्राइटेरिया है ये ध्यान रखना है आपको, लिख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्टली एज टू एज पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव। अब ये जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव की बात करें तो आपको पता है कि अनुच्छेद 370 रद्द होने के पश्चात यहाँ पर चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो 8 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं। और जो पहला चरण है, यहाँ पर पहला चरण में 24 सीटों में कौन कौन सी है? किश्तवाड़, रामबन, डोडा, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और शोपिया। यहां पर जो आप देख पा रहे हो 7 जगह पर चुनाव किए गए हैं पहले चरण में। दूसरे चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पूंछ, राजौरी और रिहासी इलाकों में चुनाव किए गए हैं। तीसरे चरण में बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में चुनाव किए गए। तो ये 3 चरणों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए हैं। टोटल यहाँ पर सीटों की बात करें तो 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव का परिणाम, ये परिणाम की बात करें जो यहाँ के सीएम बने हुए हैं, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया था, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन चुनाव में बहुमत मिला हुआ है।
90 सीटों में से 49 पर जीत हासिल की गई है। बीजेपी ने यहाँ पर 29 सीटों पर जीत हासिल की है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में वैसे तो नहीं आता है लेकिन पूछ ले जाए कि बीजेपी ने यहाँ पर कितनी सीटें, तो 29 सीटों पर जीत हासिल की है। ध्यान रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया है। क्योंकि आपको पता है कोई भी यूटी शो या फिर कह सकते हो कि स्टेट हो, अगर कोई भी सीएम या कोई भी सरकार अगर सरकार बनाना चाहती है तो जो वहां के राज्यपाल होते हैं या फिर उपराज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करनी पड़ती है और सरकार बनाने का दावा पेश करना पड़ता है। अगर उनको बहुमत मिल जाता है तो वो सरकार बनाने के लिए मान्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, अगर एक बार सीटों का देखें, पार्टी यहाँ पर बढ़त, जीत और कुल, तो यहाँ पर इस तरीके के आप लोग समझ जाइएगा। जो सीटें हैं यहाँ पर इस तरीके की 90, 48 में बहुमत मिला हुआ था, 90 पे यहाँ पर टोटल सीटें थी जो चुनाव लड़ा गया था। 5 विधायक यहाँ पर मनोनीत भी किए गए हैं। बीजेपी को 29 सीटें मिली हुई हैं, एनसी को 49, पीडीपी को 3, एआईपी को 1 और ओटीएच को 8 सीटें मिली हुई। जो ये सीटों का क्राइटेरिया है वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने आपको ध्यान रखने के लिए थोड़ा बता दिया है। जम्मू कश्मीर के शासन की संरचना कैसी है? अगर हम शासन की संरचना की बात करें तो नया जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसका शासन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के मॉडल के समान है, लेकिन इसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। आपको पता होगा दिल्ली में और पुडुचेरी में, इन दोनों जगह पर भी सीएम बनते हैं, है ना। और एक चीज ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में भी सीएम के चुनाव हुए हैं। तो ये तीनों की जो मॉडल है वो एक समान है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, सभी जगह पर अंतर है। आर्टिकल 239A के तहत इस क्षेत्र में पांडुचेरी के समान विधानसभा होगी। ध्यान रखिएगा, पांडुचेरी के समान विधानसभा होगी, ना कि दिल्ली के समान। हालांकि इस विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो राज्यों की शक्तियों से काफी भिन्न होती हैं। आपको पता है कोई भी अगर केंद्र शासित प्रदेश है, खूब वहां पर विधानसभा है, लेकिन राज्यों की शक्ति की तरह उसको शक्ति नहीं दी जाती है। उस पर जो नियंत्रण रहता है, केंद्र का पूर्ण रूप में नियंत्रण रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है दिल्ली के मामले में ऐसा कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होने के बाद भी उसकी स्थिति जम्मू कश्मीर उसकी स्थिति राज्यों के समान नहीं होगी। तो उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग से नहीं है, इसकी शक्ति भी पांडुचेरी और दिल्ली के समान है, राज्यों के समान नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विधानसभा है, सीएम बने हैं, लेकिन राज्यों के समान नहीं। विधानसभा की यहाँ की शक्तियों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 370 अगर कब हटाता तो आपको ध्यान रखना है 2019 में हटाता, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है। ध्यान रखना है 3 क्षेत्रों पर कानून नहीं बना सकती है। कौन कौन से हैं? तो विधानसभा के, सार्वजनिक व्यवस्था के और पुलिस, ये तीनों क्षेत्रों को छोड़कर राज्य सूची के मामले पे जम्मू कश्मीर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा जो समवर्ती सूची के विषय है उस पर भी कानून बना सकती है, जब तक कि ऐसे कानून केंद्रीय कानून के साथ संघर्ष नहीं करते। मतलब कि अगर इनका जब तक केंद्र से टकराव नहीं होता है तब तक वो जम्मू कश्मीर के जो कानून है वो मान्य होंगे। वित्तीय दायित्वों से संबंधित किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल, ध्यान रखना है, उपराज्यपाल की सिफारिश किया जाना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से अनिवार्य होता है। जो वित्तीय दायित्व के मामले होते हैं वो अगर विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है तो उपराज्यपाल की वहां पर पहले सिफारिश ली जाती है। इससे उपराज्यपाल को उन नीतियों का पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त हो जाता है जो क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, वित्त से संबंधित मामला है और मैंने आपको पहले ही बताया केंद्र का नियंत्रण रहता है पूर्ण रूप में। सीएम बने हैं वो अलग बात है, लेकिन उपराज्यपाल कौन होता है? वो केंद्र के माध्यम से वहां पर क्या होता है? वो स्थित होता है। तो एक तरीके से कहा भी जाता है कि जो राज्यपाल उपराज्यपाल होते हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये मामला जो वित्तीय मामले संबंधित है उपराज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा उपराज्यपाल की भूमिका को समझ लेते हैं। उपराज्यपाल की भूमिका क्या है? तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पास महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि उपराज्यपाल विधानसभा की जो विधायी शक्तियां हैं उससे परे मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा
उपराज्यपाल के जो निर्णय हैं वो अदालत में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उपराज्यपाल ने कोई भी निर्णय लिया है, आप गए सीधे अदालत में और चुनौती दे दी, तो ऐसा नहीं हो सकता है जम्मू कश्मीर के मामले में। उपराज्यपाल की शक्तियों की अगर बात करें तो महाधिवक्ता, विधि अधिकारियों की नियुक्ति करना है, अभियोजन और प्रतिबंधों से संबंधित निर्णयों में भाग लेने की क्षमता भी शामिल है। तो उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर का है, हालांकि सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में अभी हम बता रहे हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि जो महाधिवक्ता है, विधि अधिकारी है, अभियोजन है, प्रतिबंध से संबंधित कोई निर्णय है, वो सारे और सारे उपराज्यपाल के द्वारा लिए जाएंगे या उनकी क्षमता है उसमें कि वो ले सकते हैं। यहां पर एक प्रश्न है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें को आरक्षित किया गया है? 5, 7, 10 और 11। तो आप मुझे बताइएगा अनुसूचित जातियों के लिए, ध्यान रखना है शब्द को गलत कभी नहीं समझना है, अनुसूचित जाति के लिए पूछा है। लेकिन मैं आपसे अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहीं पर, अनुसूचित जाति के अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए बताइएगा यहाँ पर जो सीटें हैं वो कितनी सीट है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आज ही शाम करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।